मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते होंगे आप सब लोग अच्छे हैं। इसी उम्मीद के साथ आज का ये वीडियो की शुरुआत करेंगे। आज का ये वीडियो बिहार एसएससी की बात करेंगे जो 2020 में आई थी। तो इस पर सबसे पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं, ये बहुत बड़ा मौका है इस बार आप लोगों के हाथ से। आप लोग जाने मत दीजिए इस मौके को, जी तोड़ मेहनत कीजिए और सफलता पा लेना है। इस बार नौकरी एकदम हर हाल में ले लेनी है। तो इसके लिए आप हमारे चैनल्स के साथ जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस के साथ जुड़े रहिए। आपको सफलता दिलाना ये मेरा काम, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। तो ये मौका नहीं मिलेगा, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास। तो चलिए बात करते हैं। ये आरबीडी पब्लिकेशन का है, देख रहे हैं आप लोग, जो खान सर के द्वारा दिया जाता है, जिसमें टोटल 27 सेट है, जिसमें 7 PYQ है और 20 प्रैक्टिस पेपर है। तो आज दूसरा प्रैक्टिस पेपर दे रहे हैं, पहला दे चुके हैं और 7 PYQ, सातों PYQ आप लोग को दे चुके हैं। इसका हम प्लेलिस्ट तैयार कर देंगे और वहां से आप सारे लोग सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की पहले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग मेहनत इस प्रकार से कीजिए कि इस बार हर हाल में आपको सिलेक्शन लेना है। तो इस पर एग्जाम भी हो जाएगी क्योंकि चुनावी मौसम है। तो इसी के साथ आप लोग तैयारी कीजिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल की सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध नहीं है? संबंध नहीं की बात पूछ रहा है। तो देखिएगा, बालाकोट का संबंध है, कालीबंगा और लोथल का संबंध है। किसका संबंध नहीं है? रोम का संबंध नहीं है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो लोथल कहाँ है आपको पता है? लोथल गुजरात में है और कालीबंगा राजस्थान में है। रोम जो नहीं है, क्या है? इटली की राजधानी। रोम क्या है? इटली की राजधानी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? द्वितीय बौद्ध परिषद वैशाली में हुई थी। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। तीसरा प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। और एक बात और देख लीजिए, 1888 ईस्वी में ये जॉर्ज यूल ने इलाहाबाद अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इलाहाबाद अधिवेशन की कांग्रेस की अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की थी। कब की थी? तो 1888 में की थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चौथा नंबर, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमिश्नरों में से श्वेत कमीशन किसे कहा गया? तो श्वेत कमीशन, साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहा गया। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, 5वां नंबर, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी? लॉर्ड रिपन। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न 6 नंबर मेरा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा गया था। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो बंगाल का विभाजन 1971 में जब हुआ था, 1971 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो इसी दौरान राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया, जो बांग्ला भाषा में लिखा गया था। तो 71 में विभाजन के दौरान स्वीकार हुआ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विलियम बेंटिक द्वारा निम्नलिखित में से किस सुधारक उपाय, थोड़ा छोटा कर दे 1 सेकंड,
विलियम बेंटिक द्वारा निम्नलिखित में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? तो दास्ता का अंत। दास्ता का अंत मतलब दास प्रथा का अंत। दास्ता मतलब दास तथा दास प्रथा, दास प्रथा गलती हो गया, दास प्रथा का अंत हो जाएगा। ठीक है, अंत जो है ये लागू नहीं किया गया था इनके समय में। तो ठगी का दमन ये किया गया था। सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक के समय में था। धर्म में परिवर्तन के असमर्थताओं को दूर करना, ये तीनों जो था इनके शासनकाल में हुआ था, ये इनके शासनकाल में नहीं हुआ था। दास प्रथा का अंत करना, तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वां नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुटों का सदस्य नहीं था? धुरी राष्ट्र गुटों का सदस्य नहीं था। चीन जो है वो धुरी राष्ट्र गुटों का सदस्य नहीं था। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। द्वितीय विश्व 1939 से 1945 तक चला था। 39 से 45 तक चला था। अगर आपसे पूछा जाए द्वितीय विश्व कब से कब तक, तो 39 से 45 तक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9 नंबर, शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया? तो शिकागो में जो विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? तो इसमें स्वामी विवेकानंद ने। इसमें स्वामी विवेकानंद। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। ये कब की बात थी? तो 1893 की बात है। आइए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन है, डैश को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था? तो एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया, जिसको हरेंद्र कुमार मुखर्जी भी आप कह सकते हैं। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। जो है जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब यह पश्चिम बंगाल के पहले राज्यपाल बने थे। पश्चिम बंगाल के प्रथम राज्यपाल बने थे हरेंद्र मुखर्जी जी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर में क्या है, डैश को भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है? बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता या वास्तुकार। वास्तुकार की जगह निर्माता भी लिखा रहता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का निर्माता बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। अगर आपसे पूछा जाए, कभी कोई क्वेश्चन ये भी आएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता तो किसने की थी? तो हमारा बी.आर. अम्बेडकर जी ने ही किया था। और एक बात आपको और बता दें, 30 सितंबर 1956 को अंबेडकर ने अनुसूचित जाति महासंघ को समाप्त करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की या घोषणा की थी। ठीक है, तो आप एक चीज और नोट कर लेंगे, फिर से हम बता दे रहे, 30 सितंबर 1956 को अंबेडकर ने अनुसूचित जाति महासंघ को समाप्त करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की घोषणा की थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा 12 नंबर है। 12 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक डैश के द्वारा प्रभावित है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रभावित है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 13 नंबर मेरा करा, निम्नलिखित में से किसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में शामिल नहीं किया गया? तो धार्मिक अधिकार को जो है नीति निर्देशक तत्वों की सूची में शामिल नहीं किया गया, धार्मिक अधिकार को, बाकी सभी कुछ इसमें शामिल है। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। विश्व शांति का प्रचार ये भी सम्मिलित है।
ग्राम पंचायत को सहायता ये भी है, और मुफ्त शिक्षा के लिए अधिकार ये भी सही है। तो ये सब क्या है, नीति निषेधक तत्वों में सम्मिलित है, सिर्फ धार्मिक अधिकार नहीं है। अब देखिएगा नीति निषेधक तत्वों की बात जो है भारतीय संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन है। भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णन किया गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पूछे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नीति निर्देशक का उल्लेख कहाँ है, भारतीय संविधान के भाग 4 में है। 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मौलिक अधिकार नहीं है? तो काम करने का जो अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। बाकी सभी जो है समानता यानी सबको इक्वालिटी दिया जाए, ये मौलिक अधिकार है। शिक्षा सबको मिलना चाहिए एक बराबर। धार्मिक स्वतंत्रता के साथ सबको अपने अपने अनुसार धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी गई है। तो ये सब क्या है, मौलिक अधिकार है। काम करने का अधिकार जिसको जो इच्छा हो कर सकता है, तो ये मौलिक अधिकार में नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। 25 वर्ष अगर आपकी आयु है तो आप भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, यानी आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर, लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 1952 में आयोजित किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगर आपसे डेट के साथ पूछे तो 17 अप्रैल 1952 आप कहेंगे। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो नगर निगम का अध्यक्ष महापौर होता है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। महापौर जिसे हम लोग मेयर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 18 नंबर है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। ये 4 जून 2009 से 16 मई 2014 तक रहे। 16 मई 2014 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा है 19 नंबर, भारतीय संविधान में वह संशोधन जिसके मतदान आयु को 21 से 18 वर्ष तक घटा दिया गया, यानी 21 वर्ष पहले था अब 18 वर्ष कर दिया गया, तो ये था 61वें संविधान संशोधन। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 20 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है। तो पृथ्वी के घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न 21 नंबर, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग जो है उत्तर कोरिया की राजधानी है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। उत्तर कोरिया यानी कि जहाँ किम जोन जो तानाशाह शासक है वहीं की बात करें, किम जोन, ये भी एशिया महाद्वीप में भी स्थित है। ये कंट्री जो है एशियाई देश है। कंट्री जो एशियाई देश है। यहाँ की मुद्रा जो है ऑन है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 22 नंबर, वायुमंडल की ओजोन परत निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? तो वायुमंडल की ओजोन परत क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा नष्ट हो रही है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न 23 नंबर कह रहा है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो दक्षिणतम अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर
37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन यहाँ डी हो जाएगा, क्योंकि 8 डिग्री 4 मिनट दिया हुआ है, नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश दिया हुआ है, तो सही उत्तर होगा। ऐसे आपसे भारत का दक्षिणतम अक्षांश पूछा जाता है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला है। ये इसका दक्षिणतम बिंदु का भाग है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिएगा, इसका दक्षिणतम अलग है, पूर्वी देशांतर का अलग है, पूर्व से पश्चिम तक की इसकी जो चौड़ाई लंबाई वो सब अलग अलग है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा 24 नंबर कह रहा है, भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। तो भारत के हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट जो है वो हमारे हिंदुस्तान में नहीं है, वो भारत की नहीं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ आप ये नहीं कहते कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो 8,848 मीटर ऊंची है, 8,848 मीटर, तो वो हमारे भारत में नहीं। यहाँ पूछ रहा है भारत, तो भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा 25 नंबर है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा 26 नंबर है, कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य कौन से है। तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है। ये तीनों राज्य जो है कृष्णा जल विवाद से जुड़ा हुआ है, तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है 27 नंबर। 27 नंबर कह रहा है, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह पृथ्वी की परिभ्रमण गति। पृथ्वी की परिभ्रमण गति जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। देखिएगा, जलवायु को प्रभावित करने के लिए अक्षांश समुद्र से दूर पृथ्वी की परिक्रमा गति जलवायु को प्रभावित करती है। ठीक है, जलवायु को जो प्रभावित करता है वो पृथ्वी की परिक्रमा गति। ठीक है, तो ये प्रभावित नहीं करती, परिभ्रमण गति प्रभावित नहीं। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है, काली मिट्टी को डैश भी कहा जाता है। तो काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहा जाता है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली को क्या कहा जाता है, कपासी मिट्टी। ये कपासी मिट्टी है, कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है, जिसको रेगूर भी आप लोग कहते हैं। काली मिट्टी, कपासी मिट्टी और रेगूर मिट्टी, इन तीनों नामों से ये जाने जाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा हमारा। अगला प्रश्न 29 नंबर है, अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से कहलाता है फसल प्रत्यावर्तन। फसल प्रत्यावर्तन। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा 30 नंबर है, कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। ऑप्शन सी एडम स्मिथ। सही उत्तर हमारा एडम स्मिथ हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है।
तो किससे है? ए और बी दोनों से है। व्यक्तिगत आर्थिक एजेंडों के व्यवहार से और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से है। तो दोनों यानी कि ए और बी दोनों, सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। यह बाघों और बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए और बारहसिंघा के लिए ये दुधवा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा 34 नंबर है। 34 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, 34 नंबर मेरा, किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया? गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया था एबेनेजर हावर्ड ने। इसने एबेनेजर हावर्ड। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक किस दिन को मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष लिखिए किस दिन को मनाया जाता है। तो हो जाएगा 8 सितंबर को। सही उत्तर हमारा क्या होगा? 8 सितंबर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, डैश एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के बेरठ में होली के कुछ दिन बाद मनाया जाता है। नौचंदी मेला। कौन मेला? नौचंदी मेला। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन करा है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो जेनेटिक खोज गोविंद खुराना। किसने की थी? हरगोविंद खुराना ने। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 37 नंबर का। अगला क्वेश्चन हमारे पास 38 नंबर है, श्वेत रक्त कणिकाएं का मुख्य कार्य क्या है? श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य हो जाएगा पोषक तत्वों का वहन करना। नहीं, गलत बात है, ये नहीं होगा। अगला पेज में चला गया। इसका आंसर हो जाएगा संक्रमण से लड़ना। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा 39 नंबर है, पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी डैश ऊतक को कहा जाता है? किस ऊतक को कहा जाता है? तो ये जो हो जाएगा आपका जाइलम। क्या हो जाएगा? जाइलम। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न हमारा 40 नंबर है, अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो अम्लीय जठर रस अमाशय द्वारा स्रावित होता है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, श्वेत रक्त कणिकाएं का क्या मुख्य कार्य है? तो श्वेत रक्त कणिकाएं का मुख्य कार्य संक्रमण से लड़ना है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 42 नंबर, प्रत्येक वृक्क किन लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है? तो वृक्काणु यानी नेफ्रॉन्स से बना होता है। वृक्काणु या वृक्क नेफ्रॉन से बना होता है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न 43 नंबर, भेगा डैश की कमी से होता है? तो भेगा आयोडीन की कमी से होता है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मेरा 44 नंबर है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो अग्नाशय।
कौन? अग्नाशय। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 45 नंबर। 45 क्या है? एड्स क्या है? यह घातक मृत्यु रोग है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिएगा, एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स होता है। ठीक है, एड्स का ये पूरा फुल फॉर्म नाम है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है एड्स का पूरा नाम, तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम्स आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा 46 नंबर है। नील हरित शैवाल है। नील हरित शैवाल स्वपोषी है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। सही उत्तर ऑप्शन बी सी होगा। स्वपोषी का मतलब क्या है? जो प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा उत्पादन करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 47 नंबर निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा भी कहते हैं? दुग्ध शर्करा किसे कहते हैं? तो लैक्टोज को कहते हैं। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। अगला 48 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, सॉरी बी होगा। सल्फर डाइऑक्साइड बी में है ना, तो सही उत्तर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा जो है, कौन सी सदिश मात्रा है? प्रतिबल एक सदिश मात्रा है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1 × 10⁻⁻⁹ मीटर। 1 × 10⁻⁻⁹ मीटर। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न, जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? यह न्यूटन की गति का पहला नियम है। न्यूटन की गति का पहला नियम है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, आकाश में उड़ते पक्षी में होती है। तो आकाश में उड़ते पक्षी में क्या होती है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। फिर अगले पेज में चलेंगे। ना तो गतिज ना ही स्थितिज, गतिज और स्थितिज दोनों। तो इसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन 53 नंबर, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। 54 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है, कहां करती है? तो ठोस में करती है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 55 नंबर क्वेश्चन, एक सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता। बादल छाए हुए दिन पर क्या हो सकता है? बादल छाए हुए दिन पर। सही उत्तर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आपतन का कोण, इनके बीच का कोण सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण। सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एमसीबी जो लघु पठन के मामले में वैद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला 58 नंबर, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है।
निम्नलिखित में किस गैस का प्रयोग इन लैंपों में किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम का। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, सोडियम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? तो विस्फोटक के रूप में उपयोग किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन का। किसका? नाइट्रोग्लिसरीन का। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 60 नंबर, न्यूक्लियन का नाम जाना जाता है? तो न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन संख्या। न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन संख्या। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। 61 नंबर क्वेश्चन करा, जलीय NaCl का विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? तो क्षारता उत्पन्न करता है, क्षारता। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, क्षारता। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 62 नंबर, 62 नंबर प्रश्न है, नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध है। तो नाइट्रोजन गैस के अणु में त्रिसहसंयोजी, क्या? त्रिसहसंयोजी। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है और सफेद पाउडर में परिवर्तित होता है। इस सफेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा है 64 नंबर, ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? तो ऑक्सीकरण के लिए विद्युत धनी तत्व का निकलना, विद्युत धनी तत्व का निकलना। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो टंगस्टन जो है स्टेनलेस स्टील में मौजूद नहीं रहता है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्टेनलेस स्टील का पूर्ण चक्रण किया जा सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे पूर्ण चक्रण किया जा सकता है तो आप लिख सकते हैं हाँ। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा क्या होगा? नाभिकीय ऊर्जा। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार की सीमाएं घिरी हुई है। तो बिहार की सीमाएं जो है 3 भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए है। और एक तरफ नेपाल से घिरा, बाकी 3 तरफ हमारे भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है। जैसे एक तरफ झारखंड है, एक तरफ पश्चिम बंगाल और एक तरफ उत्तर प्रदेश है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में सबसे अधिक जिले। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन का है 69 नंबर, BPCL ने उत्सर्जन को कम करने और किस वर्ष तक अपने शुद्ध शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने का डीजल इथेनॉल मिश्रण विकसित किया है?
तो 2040 तक ये निर्णय रखा गया, लक्ष्य रखा गया है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न 70 नंबर, बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम डैश के नाम पर रखा गया। तो ये जो है वीर सावरकर के नाम पे रखा गया। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 71 नंबर है, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासन काल में देखा गया? तो दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल, मोहम्मद बिन तुगलक। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। 72 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा की सहायक नहीं है, तो मंजीरा जो है वो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। घाट प्रवाह, मूसी और तुंगभद्रा ये सब जो है कृष्णा की सहायक नदियां है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 73 नंबर, 73 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है। तो नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा 74 नंबर है। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशों का उदाहरण है? तो मानव निर्मित रेशा जो है रेयॉन है, रेयॉन है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न 75 नंबर में चलेंगे। 75 नंबर मेरा है, राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने, कलकत्ता में देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। कहाँ किया था? तो कलकत्ता में किया था। कब किया था? तो 6 अक्टूबर 1839 को, 6 अक्टूबर 1839 को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा करा 77 नंबर। 77 नंबर मेरा क्वेश्चन है, भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल रखा गया। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये कहाँ है? तो ये कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो गुजरात में है। समझे? ये कहाँ है? तो गुजरात में है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न 78 नंबर की तरफ चलेंगे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष डैश की स्मृति में मनाया जाता है? पोखरण 2 के, किसका? पोखरण 2 हो जाएगा। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न 79 नंबर, भारत सरकार ने राष्ट्रीय विकास नीति NPF को मंजूरी कब प्रदान की थी? तो इसकी मंजूरी 2007 को प्रदान की गई थी। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने मौर्य प्रशासन के अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था? सही उत्तर आपका हो जाएगा कौटिल्य। क्या हो जाएगा? कौटिल्य। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न 80 नंबर की तरफ चलेंगे। 80 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, आंसर लगता है नेक्स्ट पेज में। चलिए कोई बात नहीं। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे?
जिन्होंने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी थी। इसने एक नया सब्जेक्ट का नींव रखा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए अगले प्रश्न, चलिए तो इसका जो है कौन सा होगा थ्योरी के रूप में, एंड मनी। तो अगले पेज पे देखते हैं, ये हो जाएगा जॉन मेनार्ड कीनेस ने, जॉन मेनार्ड कीनेस। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी आएगा, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए हिंसक विरोध दर्शाने को कहा था? अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा था गांधी जी ने। वो कब? तो रॉलेट के लिए। किस अधिनियम? तो रॉलेट। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 83 नंबर है, किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश की लागू किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो 1976 में हुआ था। देखिएगा कुछ भी चीज जोड़ने का काम 42 में करते और हटाने का काम 44 में करते, बात याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 84 नंबर, 5 मार्च 2019, नीचे कर ले, 5 मार्च 2019 को शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लक्ष्य किसे लाभान्वित करना है? यानी पीएम मानधन योजना का किसे लाभान्वित करना है? तो ये हो जाएगा असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको कैसे दूं?